स्वागत है। आज हम दुनिया के दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही दिलचस्प हिस्सों की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। कल्पना कीजिए एक नौजवान लड़की की, रेणुका की, जिसके चाचा एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। वो उसे तस्वीरें दिखाते हैं, कभी सूखे रेगिस्तान की तो कभी बर्फीले इलाकों की। ये तस्वीरें एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। दुनिया के अलग-अलग कोनों में रहने वाले लोग, क्या उनकी जरूरतें, उनका जीने का तरीका एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल। और यही सवाल आज हमारी चर्चा का केंद्र है। आज हम दो बहुत बड़ी नदी घाटियों को समझने की कोशिश करेंगे। एक है दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन और दूसरी भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। हम देखेंगे कि वहां का माहौल कैसा है, कौन से जीव जंतु हैं और सबसे जरूरी, इंसान उस माहौल के साथ कैसे तालमेल बिठाकर जी रहा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं अमेज़न के घने जंगलों से। ठीक है, तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जब हम अमेज़न बेसिन कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? देखिए, बेसिन का मतलब सिर्फ नदी नहीं है। ये एक तरह से एक बहुत बड़ा इलाका है जहां से सारा पानी बहकर एक मुख्य नदी में आता है। तो अमेज़न बेसिन में अमेज़न नदी और उसकी सैकड़ों सहायक नदियां शामिल हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है और ये भूमध्य रेखा के बहुत करीब है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसके नाम के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है ना? कि इसका नाम महिला योद्धाओं पर पड़ा। हाँ, ये सच है। जब स्पेनिश खोजकर्ता वहां पहुंचे तो स्थानीय कबीलों ने उन पर हमला कर दिया। हमला करने वालों ने सिर पर कुछ पहना था और घास की स्कर्ट पहन रखी थी। उन्हें देखकर स्पेनिश लोगों को प्राचीन रोमन कहानियों की अमेज़न्स नाम की वो खतरनाक महिला योद्धाओं की याद आ गई। अरे वाह! बस तभी से इस जगह का नाम अमेज़न पड़ गया। कमाल है। तो अब मौसम की बात करते हैं। भूमध्य रेखा के पास होने का मतलब है बहुत गर्मी और नमी। बहुत ज्यादा। सोचिए, दिन हो या रात, मौसम लगभग एक जैसा ही रहता है, उमस भरा। और बारिश का कोई भरोसा नहीं। लगभग रोज होती है और वो भी अचानक। और इसी लगातार बारिश का नतीजा है वहां के मशहूर वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट। मैंने पढ़ा है कि ये इतने घने होते हैं कि जमीन तक धूप पहुंच ही नहीं पाती। सही समझा आपने। पेड़ों के पत्ते और टहनियां मिलकर ऊपर एक मोटी छत जैसी बना लेते हैं। ये छत सूरज की रोशनी को जमीन तक आने ही नहीं देती। इसलिए जंगल के नीचे हमेशा अंधेरा और नमी रहती है। और वहीं पर ऑर्किड और ब्रोमेलियाड जैसे पौधे उगते हैं। हाँ, ब्रोमेलिया तो एक बहुत ही खास पौधा है। वो अपनी पत्तियों में पानी जमा कर लेता है, एक छोटे से तालाब की तरह। अच्छा। और मेंढक जैसे छोटे जीव अंडे देने के लिए पानी की इन्हीं थैलियों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो वहां के जीव जंतु भी बहुत अनोखे होंगे, जैसे टुकैन, जिनकी चोंच बहुत बड़ी और रंग बिरंगी होती है। बिल्कुल, टुकैन, हमिंगबर्ड, फिर बंदर, स्लॉथ और चींटी खाने वाले टेपिर भी मिलते हैं। और खतरा भी है। नदियों में मगरमच्छ, सांप और एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर जैसे विशाल सांप, और तो और मांस खाने वाली पिराना मछली भी। बाप रे, पिराना भी। तो ऐसे माहौल में लोग रहते कैसे हैं? वो लोग पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर है। वो खेती करने के लिए एक खास तरीका अपनाते हैं, जिसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न या कर्तन एवं दहन कृषि। रुकिए, मैंने तो हमेशा सुना है कि ये स्लैश एंड बर्न पर्यावरण के लिए बहुत बुरा है। इसमें तो जंगल जलाए जाते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जब ये पारंपरिक तरीके से और छोटे पैमाने पर किया जाता है तो ये टिकाऊ होता है। किसान जंगल का एक छोटा सा हिस्सा साफ करते हैं, पेड़ों को काटकर जला देते हैं। इससे जो राख बनती है वो खाद का काम करती होगी। बिल्कुल, वो खाद का काम करती है। वे कुछ साल वहां खेती करते हैं और जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो वे उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और पुरानी जमीन का क्या होता है? उस पे धीरे धीरे फिर से जंगल उगाता है। समस्या तब होती है जब बड़े पैमाने पर जंगल काटा जाता है और उसे दोबारा उगने का समय नहीं मिलता। समझ गई। और वो खाते क्या है? हमारे स्रोतों में मैन्योक का जिक्र है। हाँ, मैन्योक, जिसे कसावा भी कहते हैं, आलू की तरह जमीन के नीचे उगता है। ये उनका मुख्य भोजन है। और एक और चीज, वो रानी चींटियां और उनके अंडे भी खाते हैं। क्या? रानी चींटियां? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय लोग प्रोटीन के लिए पूरी तरह से अपने जंगल पर निर्भर हैं। लेकिन अब तो वहां का जीवन बदल रहा होगा। 1970 में ट्रांस अमेज़न हाईवे बना था। हाँ, उस हाईवे ने सब कुछ बदल दिया। जंगल के उन हिस्सों तक पहुंचना आसान हो गया जहां पहले नहीं जा सकते थे। इस विकास की वजह से वहां की मूल आबादी को अपनी जगह छोड़कर और अंदरूनी इलाकों में जाना पड़ा।
और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। ये जो विकास की गतिविधियां हैं, इनके कारण इन वर्षावनों का धीरे धीरे विनाश हो रहा है। हाँ, और ये बहुत तेजी से हो रहा है। अनुमान है कि अमेज़न बेसिन में हर साल वर्षावन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो रहा है। और जब जंगल कटता है तो बारिश होने पर मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती होगी। बिल्कुल, और वो हरा भरा जंगल बंजर जमीन में बदल जाता है। ये एक बहुत बहुत व्यापक प्रभाव है। अमेज़न की कहानी से अब हम भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ते हैं, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं। हाँ, ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है और यहाँ की जमीन की बनावट में बहुत विविधता है। एक तरफ हिमालय के पहाड़ हैं और दूसरी तरफ सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ का मौसम पूरी तरह से मानसूनी है, मतलब मध्य जून से मध्य सितंबर तक बारिश ही बारिश। बिल्कुल, और यहाँ पर्यावरण तय करता है कि लोग कहाँ रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में खड़ी ढलानों के कारण कम लोग रहते हैं, जबकि मैदानी इलाका मानव निवास के लिए सबसे सही है, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ है, इसीलिए यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, जनसंख्या का घनत्व बहुत ही ज्यादा है। तो जाहिर है कि यहाँ की मुख्य फसल धान होगी, जिसके लिए बहुत पानी चाहिए। सही पकड़े, धान तो है ही, इसके अलावा गेहूं, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा भी उगाया जाता है। और पश्चिम बंगाल और असम में तो चाय के बागान हैं। और बिहार और असम के कुछ हिस्सों में रेशम का उत्पादन भी होता है। हाँ, रेशम के कीड़ों से। यहाँ की वनस्पति भी जमीन की बनावट के हिसाब से बदलती होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। मैदानों में आपको सागौन, साल और पीपल जैसे पेड़ मिलेंगे। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों से ढका है और उत्तराखंड, सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़। सही। यहाँ के वन्य जीवन में भी काफी विविधता है। हाथी, बाघ, हिरण, बंदर और ब्रह्मपुत्र के मैदान में एक सींग वाला गैंडा। हाँ, और डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगरमच्छ पाए जाते हैं। हमारे स्रोतों में एक बहुत खास जीव का जिक्र है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के पानी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, जिसे स्थानीय रूप से सुसु कहते हैं। हाँ, या अंधी डॉल्फिन। तो सुसु की मौजूदगी नदी के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकेत है। अगर नदी में सुसु है तो इसका मतलब है कि नदी का स्वास्थ्य ठीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में इलाहाबाद, कानपुर,